आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा है। आपको बता दें कि आज से 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। पहले फ्रांस फिर यूएई की यात्रा के लिए वो रवाना होंगे। 13-14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर वो रहेंगे। फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। तो विदेशी दौरे पर हैं पीएम मोदी। मिशन फ्रांस, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। आज से 3 दिवसीय दौरा ये रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का। और इसके साथ ही बता दें कि पहले फ्रांस फिर यूएई की यात्रा के लिए वो रवाना हो जाएंगे, यानी पहले फ्रांस जाएंगे। 13-14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर वो रहने वाले हैं। फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में शामिल होंगे पीएम मोदी। लखनऊ से खबर है, चयनित अभ्यर्थियों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। यूपीपीएससी और यूपीएससी की भर्ती में चयनित अभ्यर्थी 510 चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र का वितरण का ये कार्यक्रम है। 199 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, 138 परिवहन विभाग के कनिष्ठ सहायक शामिल होंगे। वहीं 128 निर्वाचन विभाग के कनिष्ठ सहायक शामिल होने वाले हैं। कुल 510 चयनित अभ्यर्थियों को यहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार और इसके तहत नियुक्ति पत्र यहां सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करते नजर आएंगे। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ बांटेंगे। कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होगा? जी देखिए, आपको बता दूं कि करीब 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सुरेश खन्ना जो कि मंत्री हैं, वो वित्त मंत्री वो रहेंगे। दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं, वो रहेंगे। आपको बता दूं 199 सहायक जो कनिष्ठ हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जो कि सचिवालय प्रशासन के रहेंगे। 183 के आसपास जो निर्वाचन के सहायक कनिष्ठ हैं उनको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और 138 कनिष्ठ जो सहायक हैं परिवहन विभाग के, उनको भी नियुक्ति दी जाएगी। जिस तरीके से लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हमेशा सवाल खड़ा करता है, वही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसका टैगलाइन भी दिया है कि डबल इंजन की सरकार, युवाओं को रोजगार। तो कहीं ना कहीं अपने कामों के द्वारा एक बार विपक्ष को घेरने की कोशिश करती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री की 9 साल हुए थे, उसके बाद लगातार जनसंपर्क अभियान किए गए थे, और वही काम जो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे जन कल्याण के लिए किया गया है, जिसमें युवाओं को रोजगार की बात थी, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात थी, महिला सुरक्षा की बात थी, किसानों को आय दुगनी करने की बात थी, उन सबको लेकर चर्चा की गई थी। और वही कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ बताती नजर आ रही है। हमने देखा था जिस तरीके से रोजगार की बात हुई थी, चाहे वो पुलिस अभ्यर्थी की बात हो, चाहे पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में बात हो, चाहे परिवहन में हमने देखा था पहले भी भर्तियां हुई थी। और आज सचिवालय प्रशासन, निर्वाचन और कहीं ना परिवहन में एक साथ 3 विभागों में करीब 150 से ऊपर जो भर्तियां हैं, कुल मिला के 510 भर्तियों किया जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं जो रोजगार सृजन की ओर बढ़ती उत्तर प्रदेश सरकार है, वो अपने आप में काम के माफिया से उत्तर प्रदेश के विपक्षियों को कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश करती नजर आ रही है। सपना, बिल्कुल, और रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा नियुक्ति पत्र भी इस दौरान बांटा जाएगा। कितना महत्वपूर्ण इसको माना जाए, और इसके जरिए क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 को भी साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर से साधना, क्योंकि अब मुहाने पे हैं आप, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट राज आता है। सबसे अधिक लोकसभा सीटें आती हैं, 80 लोकसभा सीटें, और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की तरफ होती है। और हमेशा से कहीं आप देखेंगे, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे ट्वीट हो, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार की मुद्दा उठाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जवाब देंगे, अपने काम के द्वारा जवाब देने की तैयारी की जा रही है। वो देखने को मिलेगा कि आप उनको सोशल मीडिया पे उनको पलटवार मत कीजिए, आप उनको कोई जवाब मत दीजिए, आप अपने काम के द्वारा ये जवाब दीजिए। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से आपको देखने मिलेगा कि आप अपने काम के द्वारा जो जवाब दे सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो शायद देखने को मिलेगा कि आज जब फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में करीब
बजे अपने सहयोगियों सुरेश खन्ना और जयशंकर सिंह के साथ तमाम विभागों के 5-10 पार्टियों को आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो निश्चित तौर से वो एक पल होगा जब आप अपने काम के द्वारा विपक्षियों को माकूल वक्त देंगे। निश्चित तौर से 2024 के लिए एक कहीं ना कहीं आपके अधिक लाभान्वित काम नजर आएगा, एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है, क्योंकि आपने हमेशा से रोजगार पे घेरा, हमेशा से आपने महिला सशक्तिकरण पे घेरा है, आपने युवाओं पे घेरा है। तो आज अपने काम के द्वारा योगी सरकार और ये फायदा दिखा रही है। आप इसका जो गाइडलाइन दिया गया है वो भी अगर आप दिल्ली में दिखेगा कि डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार। तो निश्चित तौर से गाइडलाइन जो दी गई वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपने में एक जवाब है उन विपक्षियों को जो लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हैं रोजगार पे, बेरोजगारी पे। बिल्कुल, अब हालांकि देखना होगा, वो तस्वीर अपने आप में बेहद खास भी होगी मनीष, और इस दौरान संबोधन भी हो सकता है, क्या कुछ कहा जाएगा देखना होगा। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ से खबर है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। सीएम योगी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश इसके लिए दे दिए हैं। स्वास्थ्य मानकों पर भी बेहतर होंगे जिले और ब्लॉक, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। निजी अस्पताल स्थापना की नीति यहां पर सरकार के द्वारा लाया जाएगा। आकांक्षात्मक जिलों, विकास खंडों के लिए नीति लाएगी सरकार। सरकारी चिकित्सकों की अधिवर्षिता आयु बढ़ाने की जरूरत है। योग्य एवं कुशल चिकित्सकों की तैनाती होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कहीं भी कोई पद रिक्त ना रहे, इसका अवश्य रूप से ध्यान रखा जाए। तो मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तरीके की क्लासें दी हैं और ये कहा है कि कोई भी पद जो है वो रिक्त ना रहे, कोई भी सीट रिक्त ना रहे, और ये मुद्दा हमेशा से भी उठता हुआ आया है, तो कितना महत्वपूर्ण इसको माना जाए? देखिए, निश्चित तौर से सपना कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर विभाग की समीक्षा करते हैं। कल शिक्षा की उन्होंने समीक्षा की थी और निश्चित तौर से जो इम्पोर्टेंट सबसे रख लिया गया है कि 65 साल तक सरकारी सेवा में बने रहेंगे डॉक्टर, क्योंकि एक एक्सपीरियंस जितना आप फील्ड में रहते हैं, जितना आप सेवा में रहते हैं, उतना कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस दिखता है। साथ ही साथ लंबी अवधि के लिए अगर आप शिक्षा के लिए ग्रहण जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी आपको उसमें छुट्टी का प्रावधान दिया गया है। साथ ही साथ अगर जिस जगह भी जो भी पद खाली हैं उनको जल्द से जल्द सृजन किया जाए। इसका मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास डॉक्टरों की नई भर्ती निकलती है, स्टाफ नर्सेस की भर्ती निकलती है और शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके जब आप पद सृजन करते हैं तो निश्चित तौर से एक बड़ा रोजगार का भी स्वर्णिम अवसर बनता नजर आता है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जहाँ पे खुद मंडलीय स्तर पर जाके, धरातल पर जाके समीक्षा करते हैं, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रहते हैं तो तमाम जो विभाग हैं उनकी समीक्षा करते हुए नजर आते हैं। हमने देखा था पुलिस प्रशासन की कर चुके हैं, गृह विभाग की थी और चिकित्सा की की थी, और साथ ही साथ उन्होंने दिशा निर्देश दिए क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे तो जो अब क्योंकि बारिश का महीना है, बीमारी सीजन शुरू होते हैं, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो होते हैं, इसमें आप इन्फेक्टाइटिस और तमाम तरह की जो बीमारियां होती हैं वो आपको देखने को मिलती है। उनसे किस तरह से निपटा जाए इसको लेकर भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि जिस चीज़ को देखा जाए पहले से सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी चीज़ की कमी ना हो। दवाइयों का जो भंडारण है उसको देखा जाए, एक्सपायरी डेट्स की दवाइयाँ उसमें ना हो, जो दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं उनका भंडारण समुचित मात्रा में, बेड्स सही रहें, समय समय पे अस्पतालों की और जो CHC PHCs हैं उनकी लगातार औचक निरीक्षण करते रहे और वहाँ पे सुनिश्चित किया जाए जो जितने भी डॉक्टर की ज़रूरत है या स्टाफ की ज़रूरत है वो वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जहाँ उन्होंने कल समीक्षा में भी कहा था कि जो पहले पूर्वांचल के राज्य होते थे वो माफियाओं के लिए जाने थे, अब मेडिकल कॉलेज के लिए जाने जाते हैं। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि जहां हम सभी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वहीं एक तौर से जो विकास की बात करते हैं वो भी आपको दिखता हुआ है। तो चिकित्सा क्षेत्र की जब कल समीक्षा की गई तो उसमें 3 से 4 इंपॉर्टेंट जो मुद्दे थे कि 65 साल तक की उम्र तक आप काम कर सकते हैं, सरकारी डॉक्टर सेवा में बने रहेंगे, लंबी अवधि के लिए अगर शिक्षा में आपको लंबी अवधि के लिए जाना है उसकी छुट्टी मिलेगी, और पद सृजन किए जाए जहाँ पे देखा जाए कि कमी है या वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई मैन पावर या कोई आपको चाहिए तो उसका पद सृजन करके उस पर जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाए। तो एक इंपॉर्टेंट थी और समीक्षा की है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम विभागों की समीक्षा भी करते हुए आगे भी नजर आ सकते हैं। जी
बिल्कुल, और क्योंकि देखिए स्टाफ का जो मुद्दा है वो हमेशा से उठता रहा है, विपक्ष के द्वारा भी उठाया गया है। अब ऐसे में इस तरीके से निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं, साफ तौर पर इस पर काम अब किया जाएगा। देखना होगा कि क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर है, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया है। जीडीपी नापने का पैमाना खेती है, ये धर्मपाल सिंह ने कहा है। खेती और पशु एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। भारत की अर्थव्यवस्था गाय पर आधारित रही है, ये धर्मपाल सिंह का बयान। और इसके साथ ही पाठशाला, गौशाला, व्यायामशाला, यज्ञशाला, ये धर्मपाल सिंह ने कहा है कि महत्वपूर्ण चीजें हैं। गोचर भूमियों को आपको बता दें कि कब्जा मुक्त कराने के लिए यह अभियान चलेगा। और इसके साथ ही चरागाहों को कब्जा मुक्त कराकर हरा चारा उगाया इस दौरान जाएगा। यूपी के पशुपालकों को लाभ के लिए हम काम कर रहे हैं। अफसरों की उपस्थिति के लिए हमने ऐप भी विकसित किया है। सभी को एक वृक्ष लगाना चाहिए, धर्मपाल सिंह ने इसकी अपील भी की है। 1.60 करोड़ की लागत से गौशाला बना रहे हैं, ये धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया। अभियान में सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। वो गोचर भूमियों को चिन्हांकन करेंगे। चिन्हांकन करने के बाद, क्योंकि हमने भूसा बैंक बना दिए हैं 75 जिलों में, भूसे का प्रबंध कर दिया है। भूसा निरे उससे नहीं खा सकते हमारे पशु, तो हरे चारे की आवश्यकता होती है। इस पर नेपियर घास इत्यादि हम बुवाएंगे। जिलाधिकारी इसमें पूरा सहयोग करके, और इसमें पुलिस को भी लगाया ताकि उन्हें कब्जा मुक्त करा दें। तो ये 45 दिन के अंदर, क्योंकि अभी बरसात का समय, चारा लग जाएगा, तो पूरे साल के लिए नेपियर घास जो उग जाएगी, तो हरे चारे की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरीके से हमारी जो देसी गाय, समस्या ये है कि पशुपालक दूध देने के बाद गाय को छोड़ देता है, क्योंकि देसी गाय दूध कम देती है। लेकिन आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं, देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर ही देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। तो देसी गाय की नस्ल में सुधार करने के लिए हम देसी गाय में साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय का सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं, ताकि इनके दूध की गुणवत्ता बढ़ जाए। तो लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सभी दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद पे जुटे हुए हैं। हालिया निकाय चुनावों में मुस्लिम समाज के लोगों ने जिस तरह बीजेपी को वोट किया है, उससे विपक्षी नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। वहीं मायावती की मुस्लिम पॉलिटिक्स भी विपक्षी एकता के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में अखिलेश यादव अपने परंपरागत वोट बैंक को सहेजने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। नतीजा, लंबे वक्त तक ही दूरी के बाद अब उन्हें एक बार फिर आजम चचा की याद आ गई है। अब ये रिपोर्ट देखिए। आम के स्वाद से सधेगी सियासत, आजम चचा और अखिलेश की जुगलबंदी, अखिलेश की आम पॉलिटिक्स। मौसम चुनाव का हो तो नेताओं के हर मूवमेंट का कोई न कोई सियासी मकसद और मतलब होता है। कुछ वक्त पहले जयंत ने ट्विटर पर खीर खिलाई तो सियासी चूल्हे की आंच धधक पड़ी। सबने अपने अपने मायने निकाले। अब ताजा तस्वीर आई है लखनऊ के मलिहाबाद से, जहां पर हुई अखिलेश की आम पार्टी के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। खास बात ये रही कि इस मैंगो पार्टी की मेजबान रहे मशहूर किसान पद्मश्री कलीमुल्लाह, और मेहमान सिर्फ अखिलेश नहीं बल्कि उनके साथ नजर आए समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान, वो भी अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ।
अरसे बाद आजम खान और अखिलेश यादव इस अंदाज में एक साथ नजर आए। इससे पहले आजम खान 27 महीने जेल में बंद रहे, लेकिन अखिलेश उनसे जेल में मिलने नहीं गए। आजम खान जब जेल से छूटे तो इशारों इशारों में अपनी नाराजगी का भी जिक्र किया। आजम खान पर जब प्रशासनिक कार्रवाई हो रही थी उस वक्त भी अखिलेश चुप रहे। आजम खान जिस तरह के मुखर समर्थन की उम्मीद कर रहे थे वो अखिलेश ने नहीं किया। यानी मुलायम के खासम खास लोगों में शुमार आजम खान से अखिलेश का ये व्यवहार कई बार पार्टी के ही नेताओं को खटकता रहा। ऐसे में आजम खान से दोबारा रिश्ते बेहतर करने की कोशिश क्या अखिलेश यादव के सियासी डर का इशारा तो नहीं दे रही? निकाय चुनाव ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक के प्रति सचेत कर दिया है। दरअसल निकाय चुनाव में बीजेपी के कई मुस्लिम प्रत्याशी जीत गए। खासकर पसमानदा समाज के लोगों ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिए। वहीं मायावती ने 15 नगर निगमों में मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए, जिससे अखिलेश के कान खड़े हो गए। मायावती का फोकस दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने का है। अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर भी चलना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश की मजबूरी अपने कोर वोट बैंक को भी साधे रखने की है। और आजम खान प्रकरण में अखिलेश के रवैये से मुस्लिम वोटर सपा से नाराज भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में आजम खान के साथ रिश्ते बेहतर करना अखिलेश के लिए सियासी मजबूरी भी है। अखिलेश यादव की मुश्किल इतनी भरी नहीं है, बल्कि जिस तरह उनके पार्टी के कद्दावर मुस्लिम चेहरे शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन तेवर दिखा रहे हैं, उससे भी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व चिंतित है। क्योंकि इन दोनों नेताओं के तेवरों का खामियाजा समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में भुगत चुकी है। लिहाजा लोकसभा चुनाव में अब अखिलेश कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव की आशंका से डर गए हैं अखिलेश? क्या बीजेपी और बीएसपी की रणनीति से चिंता में है अखिलेश? क्या अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा अखिलेश को भारी पड़ रही है? क्या आजम खान अखिलेश के लिए जरूरत से ज्यादा मजबूरी बन गए हैं? जाहिर है इन सवालों में समाजवादी पार्टी का भविष्य छिपा है। इसलिए मलिहाबाद से आम खाने वाली तस्वीरों को आम समझने की भूल मत करिएगा, बल्कि ये तस्वीरें बेहद खास हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से। बहरहाल समाजवादी कुनबे में जो उठा पटक रही उसको सहेज कर अब अखिलेश चुनावी मैदान में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हर दल का यह हक है कि चुनाव के लिए तैयारी दुरुस्त रखे, लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं अखिलेश ने इस पहल में देरी तो नहीं कर दी, क्योंकि दस्तरखान पर बैठकर मुस्कुराना और बात होती है, दिल में जगह बनाना और बात। ऐसे में आजम खान के दिल में अखिलेश के लिए वही जगह बाकी है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली से खबर है, जहां ओडिशा ट्रेन हादसे मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के 7 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ओडिशा ट्रेन हादसे मामले में सस्पेंड किया गया है। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज यहां पर किया गया है। और आपको बता दें कि ओडिशा ट्रेन हादसा का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, जहां भारतीय रेलवे के 7 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगरा से खबर है, देहात इलाके में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान शटर बंद कर भागे झोलाछाप डॉक्टर। सीएमओ के नेतृत्व में हुई अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई। शमशाबाद में सील किए गए अवैध अस्पताल और पैथोलॉजी। सीएमओ ने एक हॉस्पिटल संचालक को नोटिस भी थमा दिया है। बिना डॉक्टरों के चल रहा था मरीजों का इलाज। आगरा के शमशाबाद इलाके में सीएमओ की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जहां पर अस्पतालों में छापेमारी की गई। आगरा के शमशाबाद इलाके में सीएमओ की ये बड़ी कार्रवाई है। हालांकि सब कोई नहीं मिला वहाँ पे। उन्होंने कोई एमडी डॉक्टर के साथ धक्का था, उनसे कहा गया कि उसका भौतिक सत्यापन कराएं, कोई नहीं वो उपस्थिति कर पाए, तो इसलिए उनका भी निरस्त किया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई। अवैध अस्पताल 2 अवैध, एक हेल्थ सेंटर था, एक अवैध अस्पताल था जहाँ पेशेंट थे, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। बिना डॉक्टर की उपस्थिति में मरीज देखे जा रहे थे, उनका भी निरस्त किया जा रहा लाइसेंस और उनके खिलाफ FIR। सब
खबर गोरखपुर से है, जहां अधिकारी और जनता के बीच 1 घंटे तक संघर्ष चलता रहा और प्रशासन को बगैर कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा। दरअसल गोरखपुर महानगर को विस्तार देने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मेडिसिटी बनाने को लेकर यहां पर खोराबार जंगल शिकारी में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि अवैध रूप से जमीन पर इन लोगों ने घर बनाए हुए हैं। जब वीडियो प्रबंधन और पुलिस विभाग संयुक्त टीम जंगल सिकरी खोराबार पहुंची और कार्रवाई करने की शुरुआत की तो ग्रामीण आक्रोशित नजर आए। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से यूपी के सभी जिले अलर्ट मोड पर है। खबर बलिया से है, जहां बाढ़ से बचाव के लिए सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों से ग्रामीण अब संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी संतुष्ट हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि बाढ़ से तटबंध को कोई नुकसान नहीं होगा। ग्रामीणों का कहना है कि कोई सहयोग नहीं मिला है। बता दें कि सिंचाई विभाग द्वारा इस साल 65 करोड़ की लागत से 13 परियोजनाओं पर सरयू और गंगा में कार्य कराए गए हैं। के अधीन जनपद में कुल 13 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी, जिसमें 7 सरजू पर, 5 गंगा पर और 1 टोंस पर। इन परियोजनाओं के काम बड़ी तेज़ी से चले और वर्तमान में 12 परियोजनाओं के काम पूर्ण हो गए हैं। एक परियोजना गंगा पर है, दुबे छपरा के गांव के पास, जिसमें जियो ट्यूब मडपम्प से जियो ट्यूब में भरना है। वह काम 85% हो गया है और शीघ्र ही 1 सप्ताह के अंदर कार्य पूर्ण हो जाएगा। गंगा नदी का गेज 50.32 चल रहा है। सरयू के अधीन जनपद में वहीं सहारनपुर में कुदरत के कहर से आमजन त्राहिमाम कर रहा है। एक और जहां हथनीकुंड बैराज से 1,30,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, तो वहीं शिवालिक पहाड़ियों की तमाम बरसाती नदियां भी भयंकर उफान पर है। सहारनपुर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की सभी नदियां नाले उफान पर है, जिसके चलते आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के 30% इलाकों में स्थिति जो है वो जलमग्न होती नजर आ रही है। हजारों घरों में 6 से 7 फीट तक पानी दाखिल हो चुका है। प्रशासन की राहत बचाव टीमें दिन रात बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। कमिश्नर आवास, ऑफिसर कॉलोनी, इसके साथ ही धोबी घाट इलाका, पंजाबी बाग, नुमाइश कैंप, बेरी बाग आदि इलाकों में पानी भर चुका है। जलभराव की स्थिति यहां बनी हुई है, जिसके कारण इन कॉलोनियों में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन कॉलोनियों को खाली भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले करीब 600 लोगों को धर्मशाला और शेल्टर होम में रखा गया है, जिसके साथ ही बहुत से परिवार खुद ही पलायन कर गए हैं। प्रशासन की ओर से कई कॉलोनियों के बाहर बैरिकेडिंग भी करा दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।